गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं सीएमए रोहित गुप्ता एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीएमए इंटरमीडिएट का पेपर नंबर 11। पेपर नंबर 11 जो है आपका इंटरमीडिएट का, वो है इनडायरेक्ट टैक्सेशन का। आज जो हमारा लेक्चर 1 होगा, वो सबसे पहले हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन करेंगे आपके सिलेबस का। जो हमारा पार्ट 1 है उसके अंदर हम एक बार सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा सिलेबस है क्या, कैसे हमको इस पूरे पेपर नंबर 11 की तैयारी करनी है, पूरे पेपर नंबर 11 में हमको क्या क्या पढ़ना है। आप इधर देख रहे होगे स्क्रीन में कि आपका पेपर नंबर 11 जो है, इसमें 2 पार्ट है। पहला जीएसटी और दूसरा कस्टम लॉ। जीएसटी यानी कि कैनन ऑफ जीएसटी, सिग्निफिकेंट ऑफ जीएसटी। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जीएसटी क्या होता है, पूरा जीएसटी के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। और जो आपका सेकंड पार्ट होगा वो होगा कस्टम लॉ। तो 20 मार्क्स का जो है आपका सिलेबस जो है वो कस्टम लॉ का है और 80 मार्क्स का जो सिलेबस है वो आपका जीएसटी का है। सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे जीएसटी को। और सबसे पहले हम जो हमारा लेक्चर 1 स्टार्ट होगा वो जीएसटी से स्टार्ट होगा, तो हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी जीएसटी का करने वाले हैं कि जीएसटी के अंदर हमको क्या पढ़ना है। अगर मैं बात करूं सिलेबस की, तो मैंने ये बहुत छोटा सा आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन किया हुआ है सिलेबस का। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, बस यही आपका सिलेबस है। अब मैं सिलेबस में अगर स्टार्ट करता हूं, तो सबसे पहले जो स्टार्ट होगा वो होगा इंट्रोडक्शन, यानी कि जीएसटी का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम देखेंगे कि जीएसटी क्या होता है। जीएसटी एक बार हम जब समझ जाएंगे कि जीएसटी क्या होता है, क्यों लेकर के आए, पुराने कौन से टैक्सेशन से उनको क्यों खत्म किया गया, उसके बाद हम पढ़ेंगे वन नेशन वन टैक्स। पहले आपको पता है कि क्या कहते हैं, आपके अलग अलग जैसे अगर मैं बात करूं स्टेट वाइज वैट लगता था, अगर इंटर स्टेट सेल होती थी तो उसमें आपका सीएसटी लगता था। बट अभी आप वैट करो, मतलब यानी कि सेम स्टेट सेल करो, इंटर स्टेट करो, आपका वन नेशन वन टैक्स यानी कि जीएसटी लगता है। उसके बाद जीएसटी में डुअल जीएसटी मॉडल को हम पढ़ेंगे। डुअल जीएसटी मॉडल का एक मैं शॉर्ट फॉर्म बताऊं, जिसमें हम पढ़ेंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी, यानी कि एक टैक्स का जिसके अंदर 2 कंपोनेंट होगा। एक हिस्सा जो होगा, एक कंपोनेंट जो होगा वो स्टेट गवर्नमेंट का होगा और एक कंपोनेंट जो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जीएसटीएन। जीएसटीएन मींस गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। अब इतना बड़ा जीएसटी है, पूरे इंडिया को एक टैक्स के अंदर बांधा गया है, एक टैक्स पूरे इंडिया को रेगुलेट कर रहा है। तो आपको भी मालूम होगा कोई नेटवर्किंग सिस्टम होगा जिसके जरिए सारा का सारा इंफॉर्मेशन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता होगा। आपको पता है, अगर मान लो दिल्ली से सेल बैंगलोर हो रही है या दिल्ली से सेल आपकी क्या कहते हैं केरला हो रही है, तो दिल्ली से सेल हो रही है तो दिल्ली में भी पता होना चाहिए कि सेल दिल्ली से हुई है, बैंगलोर या केरला जहां पे भी जा रहा है, क्योंकि जो जीएसटी है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन है। इसके अंदर जिस स्टेट में आपका गुड्स कंज्यूम्ड होता है उस स्टेट को ही इसका बेनिफिट मिलता है। तो इसलिए आप एक एक नेटवर्क बनाएंगे जीएसटीएन, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, जिससे जहां से आपका क्या कहते हैं फर्स्ट सेल होती है, वहां से जो डेटा होता है वो बंदा जब अपनी रिटर्न फाइल करेगा तो वहां से जो डेटा है वो जाएगी, और जो फाइनली कंज्यूम करेगा वो बंदा भी अपनी रिटर्न फाइल करेगा। जो बंदा सेल करता है वो जीएसटीआर 1 फाइल करता है अपनी, और जो कंज्यूम करता है वो 3B। तो ऐसे दोनों डेटास को आपस में मर्ज करना, तो एक नेटवर्क चाहिए था हमको, क्योंकि बहुत जबरदस्त नेटवर्क होगा जो पूरे के पूरे इंडिया को आपस में जोड़ेगा। तो जीएसटीएन। उसके बाद हम बहुत सारी डेफिनेशंस पढ़ेंगे जो कि यूज होंगी आपके पूरे जीएसटी को पढ़ने के लिए। ये जो डेफिनेशन है इसमें मतलब आप कोई सा भी अगर मैं बात करूं, जैसे अभी कोई सा भी आपका कंटेंट आएगा, एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है आपका, मतलब जो भी आप कंटेंट पढ़ेंगे उसके अंदर कुछ ना कुछ डेफिनेशंस वर्ड यूज होंगे, उसकी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे कि उसकी मीनिंग अंडर जीएसटी क्या होती है। देन हमारा जो सेकंड पार्ट स्टार्ट होगा वो होगा लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स। सबसे पहले आपको ये चीज मालूम होना चाहिए कि कोई भी टैक्स को सबसे पहले लेवी करना पड़ता है। अगर टैक्स लेवी ही नहीं होगा तो आप उसको क्या कहते हैं, कैसे कलेक्ट करेंगे। सबसे पहले टैक्स लेवी होना चाहिए, यानी कि वो कौन सा आपका सिचुएशन होगा जब हम कहेंगे कि आपके ऊपर अभी टैक्स लगेगा क्योंकि आपने ये काम कर दिया है। टैक्सेशन आपका जब तक लगेगा नहीं आप उसे चार्ज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके अंदर आपका लेवी,
लेवी को पढ़ने से पहले, क्योंकि लेवी पूरा का पूरा जो है वो सप्लाई है, जीएसटी पूरा का पूरा सप्लाई बेस्ड टैक्सेशन है, इसमें जब सप्लाई होगी तभी टैक्स आएगा। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है वो सप्लाई, और सबसे अगर मैं बात करूं कि थोड़ा लेंदी समय जो लेगा वो सप्लाई लेगा, क्योंकि सप्लाई को समझना बहुत जरूरी है। अगर जीएसटी में सप्लाई नहीं होगी तो आपका टैक्स भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सप्लाई क्या होता है, उसके बाद हम लेवी एंड कलेक्शन, यानी कि लेवी एंड कलेक्शन का इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि नॉर्मल चार्ज से कैसे आप लेवी करेंगे और कॉम्पोजिशन लेवी से कैसे चार्ज करेंगे। जीएसटी के अंदर दो स्कीम है, एक है आपका नॉर्मल और एक है कॉम्पोजिशन लेवी। जब हम ये पढ़ेंगे तो हम दोनों को ब्रीफ मतलब अच्छे से समझेंगे कि नॉर्मल में आप कैसे चार्ज करते हैं और कॉम्पोजिशन लेवी में आप क्या कहते हैं टैक्स को कैसे कलेक्ट करेंगे जीएसटी को। फिर हम पढ़ेंगे कि एग्जेम्पशंस हमको कैसे मिलेंगी, मतलब सप्लाई हो गई, हमें चार्ज भी करना, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर टैक्स नहीं आना चाहिए। मतलब वो सप्लाई हो रही है, उसके ऊपर लेवी हो गया, अब आप कलेक्ट भी करेंगे, लेकिन वो एग्जेम्प्ट करना जरूरी था। अगर आप उसको एग्जेम्प्ट नहीं करेंगे तो उसके ऊपर भी सप्लाई के होने की वजह से टैक्स आ जाएगा। एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो कुछ मेडिकल्स आपकी जो क्या कहते हैं मेडिसिन से रिलेटेड चीज हो गई, या फिर मैं बात करूं जैसे अगर आपकी बहुत सारे ऐसे गुड्स हैं जो क्या कहते हैं एग्जाम्प्ट होते हैं, या बहुत सारी ऐसी सर्विसेज होती हैं जो आपकी एग्जाम्प्ट होती है जिसके ऊपर आपका जीएसटी लेवी नहीं होता है। तो क्योंकि पहले वो सप्लाई हुई और सप्लाई होने की वजह से वो लेवी भी हो गया, लेकिन अगर कोई चीज लेवी हो जाएगी तो फिर हमें उसे चार्ज करना पड़ेगा, तो हमको उसको एग्जम्पशन लिस्ट में डालना पड़ेगा कि हाँ ये चीज आपकी सप्लाई है, इसके ऊपर लेवी भी हो रहा है, टैक्स आना चाहिए, लेकिन हम इसको अलग से क्या करते हैं एग्जेम्प्ट करते हैं। देखो पहली चीज ये कि वो लेवी ही नहीं हो रही, यानी वो सप्लाई नहीं है। अगर सप्लाई नहीं है तो फिर आगे की कोई बात नहीं बनती, लेकिन अगर वो लेवी है आपके ऊपर और उसके बाद भी आपको उसे क्या कहते हैं चार्ज नहीं करना, तो आपको उसको एग्जम्पशन लिस्ट के थ्रू लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे पर्सन लायबल टू पे टैक्स। अब इसके बाद जो हमारा आएगा, मतलब कौन कौन से पर्सन होते हैं जो जिसको टैक्स पे करना है। देन हमको पढ़ना है फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा यहाँ पे। फॉरवर्ड चार्ज मतलब मैंने सेल करी तो जीएसटी की लायबिलिटी मेरी है, क्योंकि मैंने सेल करी है, मैं सामने वाले से जीएसटी का अमाउंट क्या कलेक्ट करूंगा और मैं गवर्नमेंट को पे करूंगा, दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड चार्ज। बट रिवर्स चार्ज का मतलब क्या होता है, जिसमें बेचने वाला जीएसटी नहीं लेता और उसको जीएसटी से लेना देना नहीं है, जो खरीदेगा वही उसके हिस्से के जीएसटी खुद कैलकुलेट करेगा और उसके ऊपर वो जीएसटी पे करेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लो आपने कोई ऐसा गुड्स खरीदा जो किसान से आपने खरीदा। अब किसान कहाँ क्या कहते हैं, अगर वो चार्जेबल है, मान लो वो सप्लाई के अंडर कवर हो रहा है और वो क्या कहते हैं आपकी एग्जाम्पशन लिस्ट में नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर के बहुत सारे गुड्स जो है वो एग्जाम्पशन में कवर है। तो अगर वो लेवी है, सप्लाई हो रही है और वो एग्जाम्पशन में कवर नहीं है, तो एग्रीकल्चरिस्ट यानी कि जो हमारे फार्मर्स हमने उनको प्रोटेक्ट किया है और उनको जीएसटी के अंदर हमने नहीं उलझाया, तो जो पर्सन उसको खरीदेगा वो उसके ऊपर रिवर्स चार्ज में पे करेगा, क्योंकि वहां पर फार्मर्स को हमने इससे एग्जेम्प्ट किया हुआ है, अगर वो आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टैक्सेबल है तो। उसके बाद हम पढ़ेंगे ईसीओ। ईसीओ मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, यानी जो आपके अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये जो लोग सेल करते हैं, या फिर जो आपका जोमेटो है, इनके इनके लिए जीएसटी कैसे चार्ज होता है इसको हम पढ़ेंगे। तो हमने ये दो चीजें पढ़ी, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर हमने पढ़ा कि सप्लाई होगी, क्योंकि मैंने बताया कि सप्लाई ही सब कुछ है और सप्लाई में बहुत टाइम भी लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि सप्लाई से ही सारी चीजें पूरी की पूरी जीएसटी कनेक्टेड है। तो सप्लाई को बहुत आराम से पढ़ेंगे, हम एक एक चीज को समझेंगे सप्लाई के अंदर क्या क्या होता है। देन हम पढ़ेंगे टाइम, वैल्यू एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। अब ये तीन डिफरेंट कंसेप्ट है। पहला है टाइम ऑफ सप्लाई, कब हम बोलेंगे कि सप्लाई हो गया, मतलब सप्लाई की डेफिनेशन में कवर हो रहा है, लेकिन खाली डेफिनेशन में कवर होने से ये थोड़ी होता है कि मतलब कभी भी सप्लाई हो जाएगा। कोई एक टाइम होगा ना कि ये हो जाएगा तो हम मान लेंगे कि आप सप्लाई हो गई है। ये सर्विसेज हमने दे दी, तो कब सर्विसेज दे दी, जब हमें सप्लाई बोलना चाहिए, या क्या कहते हैं पैसे ले लिए तब हमें सप्लाई बोलना चाहिए, कब हमें सप्लाई बोलना चाहिए। तो हम पढ़ेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। फिर हम पढ़ेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब सप्लाई हुई कहां पर, हुई कहां पर, मतलब मान लो दिल्ली से मैंने सामान बेच दिया आपका बेंगलोर, या फिर चेन्नई बेच दिया या मुंबई, तो सप्लाई कहां दिल्ली में हो रही है या सप्लाई मुंबई में हो रही है। तो हमको प्लेस ऑफ सप्लाई को पढ़ना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेस ऑफ सप्लाई पेपर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई में हम, अब देखो आपने सप्लाई थी, वो सप्लाई थी, हमने बोला ठीक है, वो क्या कहते हैं सप्लाई की डेफिनेशन में कवर हो रहा है, हमें अब टैक्स लेना है, मान लो वो फॉरवर्ड चार्ज में आएगा,
ठीक है, हमने टाइम भी निकाल लिया कि कब उसको क्या कहते हैं उसने सप्लाई करी, हमने प्लेस भी निकाल लिया कि कहां पर सप्लाई हुई, लेकिन सप्लाई के बाद जो टैक्स लगाओगे किसी वैल्यू के ऊपर लगाओगे, तो वो वैल्यू क्या होगी, उस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे हम इसके अंदर, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई। और अगर टैक्स का रेट चेंज हो जाता है तो हम उसको कैसे देखेंगे, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, तब हमारी उसकी टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी। ठीक है, अब हमने पहला पार्ट हमारा जो था वो था हमारा कि क्या कहते हैं हमने सप्लाई करी, सप्लाई का टाइम क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, चेंज इन रेट में क्या होगा। अब हमको ये देखना है, आपको पता होगा जीएसटी के अंदर कि हमें आईटीसी मिल जाता है यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट। सेलर ए अगर जो कोई सेल करता है और वो कस्टमर से जो भी अपने सामने वाले बायर से जो जीएसटी कलेक्ट करता है, और फिर जब क्या कहते हैं बायर जो है अगर उसे फर्दर फिर सेल कर देता आगे, तो वो जो उसने पहले टैक्स पे किया था और वो जो दोबारा अपने कस्टमर से क्या कहते हैं टैक्स कलेक्ट करेगा, तो वो जो टोटल कलेक्ट करेगा उसमें से पहले जो उसने पे किया है उसको वो लेस कर देगा, और लेस करने के बाद वो बैलेंस अमाउंट को ही क्या कहते हैं गवर्नमेंट को सबमिट करेगा। दैट इज कॉल्ड आईटीसी यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब इसके लिए जो क्रेडिट लेना है आपको, सबसे पहले हमको इसका एलिजिबिलिटी पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति एलिजिबल होता है, कोई पर्सन आपके नॉन एलिजिबल भी हैं। तो सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा कि एलिजिबिलिटी इसकी क्या होती है, कब आप कौन कौन सी कंडीशंस को फुलफिल कर दोगे तो आप एलिजिबिलिटी में कवर होगे। अच्छा, अब मान लो एक बंदा है जो एलिजिबल है, उसने जो क्या कहते हैं सप्लाई करी है और जो उसने परचेज किया है गुड्स, वो गुड्स के लिए वो आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल है। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि अगर कोई बंदा एलिजिबल है तो वो अपने जितनी भी गुड्स खरीदता है वो सभी चीजों को क्या कहते हैं सभी चीजों का मतलब क्या कहते हैं गुड्स का आईटीसी ले लेगा। तो हमने क्या करा, कुछ ऐसे गुड्स को बना दिए जिसका हमें आईटीसी देना ही नहीं था। मतलब सरकार ने कुछ ऐसे गुड्स बनाए जिसका आईटीसी उन्हें देना ही नहीं था। मतलब उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया कि नहीं, अगर ये वाले गुड्स यूज होंगे, अगर ये वाली सर्विसेज दी जाएंगी तो इसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। तो वो हम पढ़ेंगे ब्लॉक क्रेडिट में कि आपको क्या कहते हैं इसका क्रेडिट नहीं मिलने वाला है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ रिवर्सल ऑफ क्रेडिट। अब ये मेथड्स ऑफ रिवर्सल ऑफ क्रेडिट कब यूज होता है, एक्चुअली ये कैपिटल गुड्स के अंदर होता है, या कुछ ऐसे केसेस जहां पर आपको क्या कहते हैं क्रेडिट नहीं मिलना था। आपने क्या करा कि आपने पूरा क्रेडिट ले लिया, अब आपको पता चला कि नहीं ये तो यार क्रेडिट लेना नहीं चाहिए था हमको, या फिर आपने उसको क्या कहते हैं पहले किसी और पर्पज से यूज कर रहे थे, आप मान लो बिजनेस के लिए यूज कर रहे थे और आपने उसका पूरा आईटीसी ले लिया, लेकिन आपने बाद में उसको चेंज कर दिया कैपिटल गुड्स को और अब आप उसको लेकर के आ गए अपने पर्सनल यूज में। मतलब पहले आप ऑफिशियल यूज कर रहे थे, सॉरी, और बाद में आप उसको लेकर के आ गए अपने पर्सनल यूज में। तो ऑफिशियल यूज के वक्त आपको पूरा मिलना था, लेकिन बाद में जब से आपने उसे पर्सनल यूज बना दिया तो अब आपको उसका आईटीसी क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको रिवर्सल का मेथड पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे आईटीसी ऑन जॉब वर्क। जॉब वर्क एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। जॉब वर्क का मतलब क्या होता है, जब हम अपना काम किसी और को दे देते हैं कराने के लिए। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे गुड्स होते हैं, जैसे खास करके जो ट्रेडर्स होते हैं, जो कपड़े वाले लोग होते हैं, जो कपड़े का जिनका काम होता है, वो अपना गुड्स किसी और को देते हैं जिसके ऊपर वो कुछ छोटा मोटा काम करना होता है, उसको जॉब वर्क बोलते हैं। जॉब वर्क की हम डेफिनेशन पढ़ेंगे जब हम कंसेप्ट पे आएंगे। अभी तो हम एक ब्रीफ डिस्कशन कर रहे हैं कि हाँ क्या क्या हमको सिलेबस में कवर करना है। तो हम उसके ऊपर ऐसे जो जॉब वर्क हम काम कराएंगे उसका आईटीसी हमें कैसे लेना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे आईएसडी। आईएसडी का मतलब होता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ये इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का। जैसे आपको पता होगा कि अगर आपके 5 अलग अलग स्टेट्स के अंदर आपके ब्रांचेज हैं, अगर मान लो 5 अलग अलग स्टेट्स के अंदर अगर आपके ब्रांचेज है तो आपको 5 डिफरेंट रजिस्ट्रेशन करना होगा। अच्छा, नहीं पता होगा तो ये अब अगला कंसेप्ट हमारा रजिस्ट्रेशन में आएगा। हम उसमें पढ़ेंगे कि हमें जितने भी हमारे अलग अलग स्टेट्स में बिजनेस होता है, हर स्टेट का आपको अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अब कुछ सर्विसेज तो ऐसी होती हैं कि जो अलग अलग स्टेट के हिसाब से ही आती है, तो उस स्टेट में जिसको मिलेगा, जैसे मान लो आप अगर बात करो यूपी को, तो यूपी ने वो सर्विस ली या यूपी ने वो गुड्स खरीदा तो उसको वो सर्विस का आईटीसी मिल जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे बिल्स होते हैं जो आप कॉमन मतलब क्या करते हैं, जैसे आपने क्या करा, पेट्स कंट्रोल का आपने क्या कहते हैं एक सर्विस ले ली, एक किसी क्या कहते हैं सर्विस प्रोवाइडर से आपने वो सर्विस ले ली। अब वो क्या करेगा, आपने कॉमन बिल जनरेट करवाया, और अगर वो कॉमन बिल जनरेट करेगा और उसने वो पांचों अलग अलग आपकी लोकेशन पे सर्विसेज देने वाला है, तो ऐसे केस में क्या होगा, हम इसको कैसे आईटीसी को लेंगे। मान लो उसने दिल्ली को बिल दे दिया, तो दिल्ली को बिल दे दिया तो अब दिल्ली वाला बाकी स्टेट्स को कैसे उसका आईटीसी प्रोवाइड करेगा, क्या दिल्ली वाला सारा ले लेगा, नहीं, दिल्ली वाला सारा नहीं ले सकता। दिल्ली वाला उतना ही सर्विस का आईटीसी लेगा जितना उसने यूज किया। तो हम क्या करेंगे, किसी एक स्टेट में हम इसको क्या कहते हैं आईएसडी बना देंगे, यानी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से एक अलग से रजिस्ट्रेशन ले लेंगे, और हम
उसके नाम पे बिल इशू करवाएंगे, फिर वो क्या करेगा, वो फर्दर अपने 5 अलग अलग लोकेशंस के ऊपर जो है वो उनको बिल इशू कर देगा, फिर जिसका जितना यूजेज होगा वो उसके हिसाब से ही आईटीसी लेगा। जब ये हम आईटीसी पढ़ेंगे तो इस कंसेप्ट को हम बहुत ध्यान से देखेंगे। अच्छा, ठीक है। अभी तक हमने बात कर ली कि हाँ सप्लाई होगा, टैक्स लगेगा, तो आईटीसी भी मिलेगा, लेकिन सबसे पहली चीज है कि जीएसटी लगाएगा कौन। जीएसटी वो ही चार्ज करेगा जो रजिस्टर्ड होगा जीएसटी के अंदर। तो सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि जीएसटी किसको रजिस्ट्रेशन कराना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि किसको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, यानी कौन कौन जो है जिसको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। फिर हम पढ़ेंगे किसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना है। फिर हम पढ़ेंगे कि कब ऐसा होगा कि आप रजिस्ट्रेशन ना भी कराओ फिर भी हम मान लेंगे कि आप डीम्ड रजिस्टर्ड हो चुके हो। एक डिस्टिंक्ट पर्सन का कंसेप्ट आएगा। डिस्टिंक्ट पर्सन का कंसेप्ट आपको हम पढ़ाएंगे कि अगर सेम लोकेशन में आपके अलग अलग ब्रांचेस है तो उनको डिस्टिंक्ट लोकेशन डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाता है। या दो अलग अलग स्टेट में आपके एक पेन पे ही अगर आपने दो रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं तो उनको डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाता है। फिर हम पढ़ेंगे प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन अगर आपको कराना है तो आप कैसे रजिस्ट्रेशन कराएंगे। दो कंसेप्ट होता है यहाँ पे, सीटीपी और एनआरटीपी। सीटीपी मतलब होता है कैजुअल टैक्सेशन पर्सन और एनआरटीपी होता है आपका नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। इस सीटीसी का मतलब सीटीपी का मतलब क्या होता है। सीटीपी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आप एक स्टेट में रजिस्टर्ड हो, उसके बाद अगर आप किसी दूसरे स्टेट में जाते हो, लेकिन आप वहां पर रेगुलर नहीं जाते बिजनेस करने के लिए, पर कभी कभी आप जाते हो बिजनेस करने के लिए, तो ऐसे केस में आप उस स्टेट में जाओगे, वहां का तो आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो आप वहां सेल नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक कैजुअल कैजुअल आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा फॉर द पीरियड, फॉर सम पीरियड, यानी कि वो 90 डेज का पीरियड होगा। उस पीरियड के लिए ही आपको वो रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा और उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही एक एनआरटीपी का कंसेप्ट होता है। एनआरटीपी क्या होता है, अगर आप इंडिया के रेजिडेंट नहीं हो और आप बाहर से आते हो यहाँ इंडिया में सेल करने के लिए, कोई मान लो कोई सैंपल लेके आ रहे हो, कोई गुड्स लेके आ रहे हो, तो आपको एज एन एनआरटीपी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। देन आपने रजिस्ट्रेशन कराया तो कैंसिलेशन का भी कंसेप्ट होना चाहिए कि कब आप कैंसिल करा सकते हो और कब आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है रिवोक कर लिया जाएगा। ठीक है, अब ये तो था आपका जो क्या कहते हैं मेन कंसेप्ट। इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ छोटी छोटी चीजें जो कि छोटी नहीं है इंपॉर्टेंट, बट इसका टाइम जो है कंज्यूमिंग जो है बहुत कम लगेगा आपका, ये बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। सबसे पहला टैक्स इनवॉइस। जीएसटी के अंदर अगर आपका इनवॉइस प्रॉपर नहीं है तो आप उसका इनपुट रजिस्टर नहीं ले सकते, वो इनवॉइस वैलिड नहीं माना जाएगा, वो सप्लाई भी वैलिड नहीं मानी जाएगी, फिर आपको दोबारा आपके ऊपर लीगल एक्शंस भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि टैक्स इनवॉइस, यानी कि आपको इनवॉइस सही जनरेट करना पड़ेगा। देन हम इसके अंदर पढ़ेंगे अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड, जिसके अंदर हमें ये देखना है कि क्या क्या आपको अकाउंट्स बनाने हैं, कौन कौन से रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करके रखने हैं, ऑडिट पर्पस से, आगे फर्दर पर्पस से कितने ईयर्स तक आपको वो रिकॉर्ड मेंटेन करके रखने, जैसे इनकम टैक्स में मेंटेन करते हैं वैसे आपको इनडायरेक्ट टैक्सेशन की जीएसटी में भी मेंटेन करना पड़ेगा। देन आप टैक्स की पेमेंट कैसे करेंगे, पेमेंट ऑफ टैक्स आप कैसे यूटिलाइज करेंगे। आपको पता होगा कि आप कैश में पेमेंट कर सकते हैं और आप अपने क्रेडिट को यूज करके भी क्या कहते हैं जीएसटी की टैक्स की पेमेंट कर सकते हैं। तो आप पेमेंट ऑफ टैक्सेशन पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें भी एक कंसेप्ट होता है टीडीएस एंड टीसीएस का। टीडीएस एंड टीसीएस नॉर्मली आपको पता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। मैं छोटा सा कंसेप्ट बता देता हूँ। टीसी जो टीडीएस है वो आपके ज्यादातर जब आते हैं जब आप गवर्नमेंट के साथ क्या कहते हैं आप सेल सप्लाई करते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है आपकी जब पेमेंट करती है और उसका कुछ लिमिट है 2,50,000 की, तो कुछ लिमिट क्रॉस करने के बाद गवर्नमेंट अगर आप उससे ज्यादा फॉल करते हैं अगर टीडीएस की उसके अंदर कैटेगरी के अंदर, तो गवर्नमेंट आपकी टीडीएस काट लेगी। टीसीएस क्या होता है, टीसीएस ईसीयू के लिए होता है। अगर कोई ईसीयू से आप बिजनेस करते हैं, मान लो मैं हूं और मैं जोमेटो पे क्या कहते हैं सेल करता हूँ, जोमेटो फर्दर आगे कस्टमर को सेल करता है, तो जब कस्टमर जोमेटो को पैसा देगा तो जोमेटो जब मुझे पैसा देगा तो वो क्या करेगा, मेरी पेमेंट में से कुछ अमाउंट टीसीएस का काट लेगा और वो जमा करा देगा। और जब मैं अपनी रिटर्न भरूंगा तो मैं जब रिटर्न भरूंगा तो क्योंकि कुछ परसेंटेज मेरा टैक्स ऑलरेडी जोमेटो ने जमा करा दिया तो मैं उसका फिर क्लेम ले लूंगा। वैसे ही टीडीएस का भी क्लेम अगर मैंने गवर्नमेंट के साथ किया तो टीडीएस और टीसीएस दोनों मेरे पोर्टल के अंदर शो हो रहे होंगे और मैं वहां से उसका क्लेम कर लूंगा, यानी उसको यूटिलाइज कर लूंगा फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्सेस। ठीक है, आपको कुछ रिटर्न्स बनानी पड़ती हैं। यहाँ पे हम रिटर्न देखेंगे कि हमें कौन कौन सी रिटर्न फाइल करनी पड़ती हैं जीएसटी के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका प्रैक्टिस पर्पस के लिए भी और आगे आपको क्या कहते हैं एग्जाम पर्पस के लिए। आपको रिटर्न्स के नाम याद होने चाहिए, उनके पीरियड याद होने चाहिए, आपको डेट याद होनी चाहिए कि कौन सी रिटर्न आपको कब भरनी पड़ती है। सेल की रिटर्न कौन सी होती है, परचेज की आपको क्या कहते हैं अगर आपने क्या कहते हैं इनपुट लेनी है, आपको रिटर्न फाइल करनी है तो कौन कौन सी आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ती है।
कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स होंगे आपके, जैसे मैचिंग कंसेप्ट होगा यहाँ पे, जीएसटी की ऑडिट कब करानी है, कौन कौन करेगा, कौन प्रोफेशनल्स कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। उसके बाद एक ई वे बिल का कंसेप्ट होता है। ई वे बिल का मतलब होता है कि अगर आप, उसमें भी एक लिमिट है, आप उस लिमिट से ज्यादा, जैसे ही क्या कहते हैं, उससे ज्यादा की अगर आप सप्लाई करते हैं तो आपको ई वे बिल मेंटेन करके चलना पड़ेगा। और क्या कहते हैं, उस ई वे बिल को क्या कहते हैं, जो ट्रांसपोर्टर होगा वो साथ में कैरी करेगा, उसके अंदर फुल डिटेल्स होंगी आपकी। तो ये आपका जो था, हम यहाँ पर आपका ये पूरा का पूरा जीएसटी का जो है आपका बेसिक था, जो आप पढ़ेंगे इसके अंदर क्या क्या आपका सिलेबस है। ये बेसिक ऑफ सिलेबस कह सकते हैं, नहीं इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेबस आप कह सकते हैं इसको। तो आपका ये इंट्रोडक्शन था सिलेबस का। सेम आपको 20 मार्क्स के लिए कस्टम का भी मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। जब कस्टम स्टार्ट करेंगे तो कस्टम से पहले हम कस्टम का एक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हमें कस्टम में क्या क्या पढ़ना है। आप यहाँ तक की अगर हम बात देखें तो एक हमको यहाँ पे देखना है हमारा सिलेबस जो है वो, अगर मैं 100 मार्क्स की बात करता हूं तो इसमें से आपका 80 मार्क्स का जीएसटी आएगा और 20 मार्क्स का कस्टम। उसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन देखना है, कलेक्शन, लेवी, टाइम, प्लेस, वैल्यू, इनपुट, रजिस्ट्रेशन, इनवॉइस, रिकॉर्ड्स, टैक्स की पेमेंट करना, टीडीएस, टीसीएस, रिटर्न्स और कुछ छोटे मिसलेनियस टॉपिक। सो ये लेक्चर जो था वो सिर्फ इंट्रोडक्शन का था। आप नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा वो इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी से स्टार्ट होगा, जहां पर हम जीएसटी का इंट्रोडक्शन देखेंगे। सो गुड बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।